क्लास 10th का आज एग्जाम हुआ था। ये बोर्ड का एग्जाम है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है। ये सेट नंबर 2 है, कोड नंबर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो एमसीक्यू है इसके सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। बाकी सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल आंसर की आ गई है, वहां पे भी सारे आंसर देख पाएंगे। तो यहाँ पर बोले नेचुरल नंबर बताना है, जो 2 है ना वो क्या है, तो बोलोगे प्राइम नंबर है। वो कॉम्प्लीट हो नहीं सकता, ये भी गलत है ये भी गलत है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। ये बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अगर एन एक नेचुरल नंबर है 6 की पावर n है, तो उसका अंतिम अंक क्या होगा? देखो, आप n के ऊपर कुछ भी रख लो, आप 1 रख लो तब भी 6 आएगा, 2 रख लोगे तब भी 6 आ रहा है, आप 3 रखोगे तब भी 6 आ रहा है। तो आंसर क्या आ गया? इसका 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद ये कह रहा है इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, ठीक है। 432 के टुकड़े करने पड़ेंगे। जब आप इसमें कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद आप पाएंगे कि 48 आपका आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर ये कह रहा है होना और ना होने का टोटल आपको पता है क्या होता है? 1 होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अब ये कह रहा है कि इसको सोल्व करो। अब यहाँ पे बोला x² - 3, तो x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 - 3, तो माइनस का 2 आ गया, तो इसलिए आंसर इसका आ जाएगा -2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये जो ग्राफ दे रखा है इसमें शून्यों की संख्या आपको बतानी है। देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, और जब टच ही नहीं कर रहा तो शून्य क्या होंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। फिर ये 6th क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यदि 2 चरों में रेखित समीकरण को एक युग्म संपाती रेखा है, संपाती को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेंट लाइन्स है। तो जब आप देखो कॉन्स्टेंट लाइन हो जाती है तो हर पॉइंट पे सॉल्यूशन हो जाते हैं, तो बोलेंगे एन इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? डी आंसर आ जाएगा। ये तो इन्होंने डेफिनेशन ही दे दी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में बोला है कि अगर फर्स्ट टर्म पी है और डी जो है वो क्यू है, तो टेन टर्म निकालिए। तो हम सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं टेन टर्म का, ए प्लस n-1 डी वाला भी लगा सकते हैं। सिंपल करते हैं, ए 10 है तो a + 9d कर लेते हैं, ठीक है। ये इसे छोड़ दो, n-1 ऐसे लिखा जाता है ना, इसे छोड़ो, ये लिखो शॉर्टकट। तो a कितना है? p, 9d कितना है? क्यों? तो आंसर इसका क्या आ गया? सी आ गया। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला कि ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ फुलफिल कर रहा है सिमिलर। देखो, ये जो दे रखे हैं इन सबको सोल्व करके देख लो। क्यू यहाँ पे लिखा आर पी क्यू, तो आर पी लो, आर पी, और इधर लो एक्स जेड, 6/9 लिखो। फिर यहाँ पर इन्होंने पी बीच में, जेड बीच में, पी बीच में, जेड बीच में, दोनों में 60-60 है। फिर यहाँ पर पी क्यू लिखा है, तो पी क्यू और जेड वाई लो। पी क्यू कितना है? 4, और जेड वाई कितना है यहाँ पर? 6। अब चेक करो, आ रहा है 2 to the 4, 2 to the 9, 2 to the 4, 2 to the 9। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो पहले वाला आंसर हो सकता है। अब ये वाला होगा नहीं होगा, चेक कर लो। एक्स जेड एम एन, एक्स जेड और एम एन, तो यहाँ इधर 9 लिखा, इधर 4 लिखा, और जेड वाई इधर 6 लिखा, और एन एल यहाँ पे लिखा 3। काटो से, तो इसे काटेंगे तो ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, और 3 3 9, 3 और 6, ये कट ही नहीं रहा, तो ये बराबर आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ए आंसर आ गया इसका। तो इसका आंसर क्या गया? ए आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसने बहुत सिंपल पूछा कि मध्य बिंदु आपको निकालना है, मिड पॉइंट आपको निकालना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? 6, और अच्छा ये पूछा कि कौन से एक्सिस पर है। 6 5 11/2, और 4 में चल गया 0/2, तो 0। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू दे रखी है। इसका आंसर क्या गया? ए। फिर यहाँ पर इसने बोला आप इसको सोल्व करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोस वाई की वैल्यू 0 दे रखी है। देखिए कोस वाई बराबर 0 है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोस किस में 0 होता है। कोस 90 पे 0 होता है, तो कोस से कोस कट गया, तो वाई की वैल्यू 90 आ गई। अब वाई की वैल्यू 90 आ गई, तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पर वाई की जगह पुट कर देंगे, तो 1/2 कोस वाई की वैल्यू कितनी है? 90/2, तो 1/2, 90 का आधा कितना होता है? 45, तो 1/2, 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है, तो 1/2√2 आ गया। अगर रेशनस किया हो तो देख लेंगे, नहीं किया हो सीधा आंसर दे रखा, तो ये हमारा आंसर आएगा डी।
फिर ये बोल रहा है अगर कोस ए की वैल्यू इतनी है तो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम सवाल। देखिए जो कोस ए इज इक्वल टू 1/2 है तो कोस की वैल्यू 1/2 में किसके बराबर होती है? ये होती है कोस 60 के बराबर होते हैं। तो यहाँ कोस से कोस कट गया तो ए कितने का आ गया? 60 आ गया। अब यहाँ 60 दे रखा तो यहाँ पुट कर देंगे साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 कोस स्क्वायर 60। तो साइन 60 वैल्यू कितनी थी? √3 अपन में, तो ऊपर लग गया स्क्वायर यहाँ 2, और यहाँ पे 60 वैल्यू कितनी थी? 1/2। तो ये हो गया 3/4 और ये हो गया 1/4। तो ये एलसीएम ले लो इसको, तो ये आगे 5/4 आ गया। तो इसलिए आंसर इसका यहाँ पर सीधा दे रखा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया? बी आ गया। 11वीं का आंसर आ गया बी। फिर यहाँ कह रहा है कि एक कार 30 मीटर ऊंचे टावर के आधार से दूर जा रही है। तो यहाँ पर टावर की हाइट जो है वो दे रखी है आपको 30, ठीक है, और कार दूर जा रही है तो इधर ले जाते हैं कार को। तो ये कह रहा है फिर जो है एंगल आपको पता लगाना कितने का बनेगा अगर कार जो है 10√3 चली गई। तो कार जो है यहाँ पर कितनी चली गई? यहाँ पर 10√3 चली गई। तो यहाँ पर 10√3 चली गई। तो अब आप पता है इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला होता है? और मैंने बच्चों को शॉर्ट में बताया था कि अगर ऊपर बड़ी वैल्यू है और इस तरीके से 60 निकलता है फिर भी कर लेते हैं। तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे P/b। तो tan थीटा P की वैल्यू कितनी है? 30/में tan√3। तो ये tan से कटा मतलब 3 बार, तो 3/√3। तो हर रकम में 2 रूट होते हैं, आप रेशनल्स भी कर सकते हो। तो ये √3 आएगा। तो tan थीटा में √3 वैल्यू किसके बराबर होती है? 60 के बराबर होती है। तो थीटा 60 निकल गया। तो सीधा हमने यहाँ पे 60 लिख दिया, ए आ गया। फिर उसकी वजह 14 क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने बोला एपीओ निकालो, एपीओ ये निकालना है। तो आपको पता ही हमेशा 90 का होता है। इन दो का टोटल भार वाले के बराबर होगा, नहीं तो आप इसको निकालो फिर 180 में से घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो 125 में से 90 का कितना आ गया? 35 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो ये 15 है। इसने बोला है कि आपको चाप की लंबाई निकालनी है, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई। मतलब आपको क्या निकालना है? आर को तो सेक्टर निकालना है, लेंथ ऑफ द आर को सेक्टर निकालना है। रेडियस जो है वो यहाँ पे हमें 21 दे रखे, सेंट्रल एंगल दे रखा है। तो θ/360 2πr फॉर्मूला होता है। तो थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है हमें? 60/में 360, 2 मल्टीप्लाई में 22/7, आर कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। तो 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 7 3 21, 3 से काटा, 3 2 6, 2 से 2 कट गया, सिर्फ 22 बच रहा है। तो आंसर ये हमारा 22 आ गया। फिर यहाँ पर इसने बोला है कि एक घड़ी, एक घंटे वाली सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, और यहाँ पे अब देखो घंटे का डिफरेंस दे दिया। अब आपको पता है कि जो सुई होती है जैसे 12 है, यहाँ पर 6 है, तो एक जो घंटे वाली सुई है वो पूरे 12 घंटे में अपने को पूरा कर लेते हैं। यानी कि 360 डिग्री होते हैं। तो एक घंटे में कितनी डिग्री होगी? तो 12 यहाँ पे 12 दिया 36, तो 30 डिग्री एक घंटे में 30 डिग्री होगी। ठीक है, अब हमारे पास कितने घंटे हैं? यहाँ पर हमारे पास जो है आप ध्यान से देखेंगे, देखो एक शॉर्टकट तरीका ये भी होता है 360/720 मिनट वाला। ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। फिर कितने मिनट है, जैसे कितने मिनट आ रहे हैं यहाँ पे 60 70, तो 70 से गुणा कर देंगे। तो 70 गुणा में 0.5 शॉर्टकट भी होता है। तो 35 डिग्री सीधा भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ घंटे वाले हिसाब से। तो ये कितना है घंटे हो गया? 1 घंटा 10 मिनट है। तो 1 घंटे 10 इस बटे में 60 करेंगे, तो 1/6, तो 7/6 आ गया। ठीक है, अब जब 1 घंटे में 30 डिग्री है तो 7/6 में कितना होगा? तो 6 पंजे 30, 35, तब भी 35 आ रहा है। ये तो शॉर्टकट ट्रिक इसकी यही होती है कि 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। ठीक है, तो 35 आ गया इसका आंसर। फिर यहाँ पे से बोला डायमीटर इसका 2D है, तो आपका इसका TSC का फॉर्मूला बताना है। देखो डायमीटर 2D है तो रेडियस कितनी होगी? आधा D हो गया। ठीक है, तो TSC का फॉर्मूला क्या होता है? 3πr²। तो पुट कर देंगे r की जगह D, तो ये आंसर आ गया 17 का। फिर यहाँ पे 18 क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपको मीन दे रखा है, मोड दे रखा है, आपको मीडियन निकालना। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका आपने पढ़ा होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य पढ़ा होगा। जेड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन पढ़ा होगा। तो उसी फॉर्मूले को आप जब अप्लाई करोगे तो आपको 15 यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप आगे देखोगे 19 है। ये कह रहा है 53 सोमवार है, लीप ईयर है तो 2/7 सही लिखा है। नॉन लीप ईयर है तो उल्टा एक
दिन और कम होगा तो वैल्यू कम होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। 1/7 आना था, तो ये ठीक है, ये गलत है, सी आंसर हो जाएगा। फिर ये 20 है, ये भी सही लिखा है, ये रीजन भी ठीक लिखा है, ए आंसर हो गया इसका। अब बाकी का पेपर देख लो कैसा रहा आपका एग्जाम, कमेंट करके बता सकते हैं। एक बात और ये कहना चाहूंगा, ये ऑफिशियल आंसर नहीं है, सीबीएसई द्वारा आपको आंसर्स दिए जाते हैं, उसकी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी जब सीबीएसई द्वारा इश्यू कर दिए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इजीली वीडियो मिल जाए, ठीक है। और आप चाहें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पेपर आपको कैसा रहा, ठीक है। बाकी जैसा भी रहा, अब आगे के पेपर में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन कीजिए, बहुत पढ़ाई कीजिए, तभी आप अच्छा स्कोर और कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही था इस पूरी वीडियो में, बाकी पेपर तो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप बताना चाहे कौन सा पार्ट आपको इजी लगा, कौन सा टफ लगा, कमेंट करके आप बताना चाहे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी इस बार ये पूरे पूरे बने हुए दे दिए, मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों ने केस स्टडी जरूर की होगी, क्योंकि केस स्टडी सबसे इजी रहती है, ठीक है, क्योंकि ये आपको नंबर देने के लिए दी जाती है, ठीक है। अगर आपने बुक को अच्छे से करा तो आप केस स्टडी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।